आज के लेक्चर में कंसंट्रेशंस के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, कुल मिलाकर बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी और कुछ टर्म्स बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे और बचे हुए मोलैरिटी या कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बात करें सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशंस की डेफिनेशन कई बार बात हुई है। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या लिखनी है तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जैसे आप पानी में नमक का सॉल्यूशन बना लें तो उसको हम मिक्सचर कहें। हमें कैसे पता लगा मिक्सचर बना? जब दो चीज़ें साथ में आए और कोई नया सब्सटेंस ना बने, कोई नई प्रॉपर्टीज़ ना आए, तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। जब पानी में नमक डालोगे तो ना तो पानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करेगा और ना ही नमक अपनी प्रॉपर्टीज़ को, NaCl अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करेगा। तो ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ना कोई नई प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो हम उसको कहेंगे मिक्सचर। अब दूसरी बात है होमोजीनियस। होमोजीनियस उसको कहते हैं जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम। पूरी की पूरी वॉल्यूम में यदि मिक्सचर का कंपोजिशन सेम है तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था कि एक ग्लास दूध में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच जितनी चाहो चीनी डालो और उसको चलाओ मत, स्टिरिंग मत करो और उसे पीना शुरू करो। शुरू में तो फीका लगेगा, बाद में मीठा लगेगा और लास्ट के सिप में बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत के सिप में दूध ज़्यादा है और देखो चीनी कम है, और लास्ट के सिप में चीनी ज़्यादा है और दूध कम है। तो दूध और चीनी का रेशो जो है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम नहीं है, तो वो तो हो गया हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट टाइम जब एक गिलास दूध लें उसमें आप 3-4 चम्मच चीनी डालें तो उसके अच्छी तरह से चम्मच से चला दें। जब आप उसको अच्छी तरह से चला दोगे तो जैसा टेस्ट पहले सिप में आएगा वैसा ही टेस्ट थ्रू आउट द वॉल्यूम आएगा, लास्ट सिप में भी आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है, उसमें दूध और चीनी का कंपोजिशन सारे में बिल्कुल एक सा है। तो होमोजीनियस का यहाँ मतलब है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब दूसरी बात छोटी सी हम करेंगे, व्हाट आर बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है। बाई मतलब दो, तो बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट मौजूद है ना, और सॉल्वेंट होता ही एक है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस आर सच सॉल्यूशंस दैट हैव वन सॉल्यूट एंड वन ऑफ कोर्स वन सॉल्वेंट। एग्जांपल ले लो, अभी अभी हमने बात करा कि NaCl इन वाटर। तो जब पानी में नमक घोलोगे तो पानी तो हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है भाई, और जो NaCl है वो हो जाएगा सॉल्यूट। ग्लूकोज इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। ठीक, तो ये सारे के सारे कैसे सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट। तीसरी बात है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। ठीक, कितने में कितना, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। तो रिलेटिव क्वांटिटीज, क्वांटिटीज नहीं, रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैं इसके कुछ और एग्जांपल बताता हूं कंसंट्रेशन के। मैंने एक एग्जांपल लिया, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम वाटर, तो ये कंसंट्रेशन हो गई। मैंने कहा 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml वाटर, ये भी एक कंसंट्रेशन हो गई। मैंने कहा हाफ मोल ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूट है, इन 1 लीटर वाटर, ये भी कंसंट्रेशन हो गई। तो कंसंट्रेशन को बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो कुछ तरीकों के बारे में मैं तुमसे बात करूंगा। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग
कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। तो कंसंट्रेशंस एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, सबसे जो सिंपल है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, उससे सारी ये टर्म्स सीखेंगे। दूसरा जो अपने मतलब का है, जो अपने सिलेबस का है, वो है मास फ्रैक्शन, ठीक, मास फ्रैक्शन। तीसरा है मोल फ्रैक्शन। चौथा हम सीखेंगे मोलैरिटी। पांचवा हम सीखेंगे मोलैलिटी, ठीक। और नंबर 6 एक मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसमें स्ट्रेंथ। नंबर 7 हम सीखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं पीपीएम। तो हम इन सातों तरीकों को सीखेंगे। होती तो और भी टर्म्स है, नॉर्मेलिटी वगैरह, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, लेकिन क्योंकि लेक्चर को छोटा रखना है तो ये 7 मेथड हम सीखें। तो एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, इसी क्वेश्चन को हम कैरी करेंगे। मैंने तुमसे कहा 20% H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन बाई मास, ठीक। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोथेटिकल ले सकते हैं हम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, ठीक, 1.5 ग्राम पर ml। ओके, तो अब इसमें हमें सबसे पहले ये पता करना है कि सॉल्यूट कितना है और कौन है। हमें पता करना है सॉल्वेंट कितना है और कौन है। हमें पता करना है सॉल्यूशन कितना है, ठीक। और चौथी चीज हमें पता करनी है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। ये चार बातें अगर हम जान पाए तो हम हर एक कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहां लिखा है 20%, ठीक। 20% का होता है 100 में 20, तो 100 ग्राम तो यहाँ पर सॉल्यूशन और 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो 20% का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन दो चीज़ों को मिला के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। अगर सॉल्यूट 20 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 80 ग्राम। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैसे आप निकालेंगे, सॉल्यूशन की वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो जानते हैं आप, डिवाइडेड बाय व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम पर ml, तो कितना आ गया 66.66 ml, ये वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, ठीक है जी। तो ये चार बातें हमें पता लगी किससे, 20% H2SO4 एक्वस से। अब इन्हीं चीज़ों को आगे हम बढ़ाएंगे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं पता करना चाहता हूं इसमें, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मास का फ्रैक्शन कितना होगा। फ्रैक्शन निकालना सब जानते हैं, जिस चीज़ का फ्रैक्शन निकालना हो उसको ऊपर रखो और टोटल को नीचे रखो। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का नहीं कहते इसको, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन कहते हैं। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आपके क्वेश्चन में ध्यान करो, अभी क्या बताया था, सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो ये सिंपल सी बात हो गई, ये हो गया 20 अपॉन
100, ये आ गया 0.2 और फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं। अब इसी तरीके से यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो भाई दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, इस बार सॉल्वेंट का मास ऊपर ले लो क्योंकि इसका फ्रैक्शन निकालने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे निकाल लो तो कितना, सॉल्वेंट का मास था 80 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100, 0.8। और एक बात जो हमें सीखनी है कि सारे फ्रैक्शन मिलाकर 1 बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यदि बाइनरी सॉल्यूशन है तो, और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, इज इक्वल टू 1। तो अगर एक का फ्रैक्शन पता लग जाए तो दूसरे का फ्रैक्शन आप कैसे पता कर सकते हैं, 1 में से माइनस करके पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये काम हो गया हमारा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम पता करेंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, ये नंबर था शायद 2, 3, 4। तो मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, हम इसको काई बी से डिनोट करते हैं, काई मोल फ्रैक्शन के लिए और बी सॉल्यूट के लिए। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनाओगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मत लिख देना, सॉल्यूशन के मोल नहीं होते हैं, सॉल्यूशन कोई कंपाउंड थोड़ी है, सॉल्यूशन के कभी मोल नहीं होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होते हैं। अब देखो इसमें एक परेशानी आ गई, हमें मोल्स नहीं पता, ना तो सॉल्यूट के मोल पता ना सॉल्वेंट के मोल पता, तो कैसे निकालें, मोल तो पिछले लेक्चर्स में सीखे हैं तुमने। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ सॉल्यूट कितने ग्राम था, 20 ग्राम था, और कौन था सॉल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके मोल हो गए 20/98। ऐसे ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हो तो कैसे निकालोगे, आप फार्मूला लिखोगे वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी तुम कहना चाहो, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये सब 12th में भी काम में आएगा। सॉल्वेंट था 80 ग्राम और पानी का मोलार मास होता है 18। तो देखो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो सब कुछ, तो ऐसा भी तुम कर सकते हो कि वैल्यू में वैल्यू डाल लो। सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 20/98 डिवाइडेड बाई सॉल्यूट के मोल 20/98 और सॉल्वेंट के मोल 80/18। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन की जगह मास फ्रैक्शन निकाल देते हैं जल्दबाजी में, वो मोल्स कैलकुलेट नहीं करते और सीधे सीधे मास पुटअप रख कर देते हैं, तो ये गलती तुम मत करना। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गई। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे बता दो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट बिना फार्मूला लगाए। अभी अभी मैंने पिछले बोर्ड पर ये बताया था कि सारे फ्रैक्शन मिलाकर 1 होते हैं, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गए तुम्हारे सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। ध्यान रखना मास का फ्रैक्शन नहीं है, मोल्स का फ्रैक्शन है, तो मोल्स जरूर कैलकुलेट कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आएगी तुम्हारी, जो बहुत इस्तेमाल होती है, वो है मोलैरिटी। ठीक, तो देखें जरा मोलैरिटी क्या चीज़ है। देखो मोलैरिटी बहुत काम में आती है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और यूनिट है इसकी मोल पर लीटर। तो अगर आपसे सिर्फ डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज मोलैरिटी, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, number of moles of solute dissolved in
1 लीटर ऑफ, ध्यान रखना सॉल्यूशन है ये, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। मान लो 1 लीटर पानी में 3 मोल नमक डिसॉल्व किया, ठीक है, तो मोलैरिटी हो गई 3 मोल पर लीटर। 1 मोल पानी में 10 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व किया, तो मोलैरिटी हो गई 10 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में कितने मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट, दैट इज मोलैरिटी। तो फार्मूला बना इसका, इसका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देना सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन इन लीटर। सही। अच्छा, अगर कई बार ऐसा होता है कि मोल्स नहीं दिए होते, तो फिर मोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो इसका एक तरीका है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। मैं इसको देखो ऐसे भी लिख दिया करता हूँ, m मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन V सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। और यूनिट तुम्हें पता ही है, यूनिट क्या रहनी है, मोल पर लीटर। तो अपने क्वेश्चन में हम मोलैरिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करें जरा। देखो अपने क्वेश्चन में क्या मोलैरिटी आएगी, मास सॉल्यूट का कितने ग्राम है, अपने क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक वाले में, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास है कितना 20 ग्राम, मोलार मास कितना है 98 ग्राम पर मोल, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी कैलकुलेट करी थी 66.66 ml मल्टीप्लाइड बाई 1000 और यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। ठीक, मैंने पहले भी कहा है ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो मत करो, केवल कैलकुलेशन का आधा नंबर कटेगा। ठीक, तो मोलैरिटी क्या हो गई, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट। अब नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी से मिलती जुलती है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, इसको पहली बात तो छोटे m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और यूनिट है मोल पर केजी। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहां ध्यान रखने वाली बात है 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये एक अकेली टर्म है जिसमें नीचे सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। मान लो 1 किलो पानी में 2 मोल नमक डिसॉल्व किया, तो मोलैलिटी हो जाएगी 2 मोल्स पर केजी। 1 किलो पानी में 5 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व किया, 1 किलो पानी में 5 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व किया, तो मोलैलिटी हो गई 5 मोल पर केजी। अब मोलैलिटी का फार्मूला लिख लो, फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास, ध्यान रखना किस चीज का मास, ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, मोल ना गिवन हो तो शॉर्ट में फार्मूला लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। देखो मैं ए लिखता हूं सॉल्वेंट को, ए क्या बुक में भी ए लिखते हैं, बी को लिखता हूं मैं सॉल्यूट, ठीक है, तो ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। अपने क्वेश्चन में अगर मोलैलिटी निकालने की बात है तो कैसे मोलैलिटी निकालोगे, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो उसमें मोलैरिटी निकालने का क्या तरीका है, मोलैलिटी सॉरी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट था 20 ग्राम, मोलार मास था 98 ग्राम पर मोल, और सॉल्वेंट का मास था 80 ग्राम इंटू 1000, और यूनिट क्या आ गई, मोल पर केजी। तो मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म तुम्हें देखनी है वो टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं पीपीएम। देखो तीन बातें हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, और पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख में से कितना। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मच 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। 10 की पावर 6 1 मिलियन हो गया ना, तो 10 लाख में कितना। एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूटेड इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी यहाँ पर क्या है जिसमें क्लोरोफॉर्म मिली हुई है, वो सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि 15 ग्राम तो इसमें क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है, ठीक है, और इसमें 10 की पावर 6 ग्राम 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन है टोटल, और 9,99,985 ग्राम इसमें वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनाओगे पीपीएम का, पीपीएम का फार्मूला बनाओगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, ठीक। देखो तीन फार्मूले समराइज करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अच्छा, पहला फार्मूला है मास परसेंटेज का, तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज। दूसरा है मास फ्रैक्शन का, तो मास फ्रैक्शन का फार्मूला भी सेम सा ही बनेगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 1 क्योंकि एक में से कितना। और पीपीएम का फार्मूला वो भी सेम बनेगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, तो है ना तीनों एक से। तो पीपीएम के बारे में बात हो गई। अब बचती है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ को एस से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितने ग्राम, क्या चीज, 1 लीटर में कितने ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। सबसे आसान बात है, फार्मूला बनाना चाहो तो फार्मूला बना सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक अपना वाला जो एग्जांपल चल रहा था उसमें सॉल्यूट कितना था 20 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी थी 66.66 ml इन 2000, तो ये इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी डैश ग्राम पर लीटर। अगर हम कहें 1 लीटर में 15 ग्राम सॉल्यूट है तो स्ट्रेंथ बन जाएगी 15 ग्राम पर लीटर। तो भाई ये देखो क्वेश्चन हुए तुम्हारे जनरल। अभी एक क्वेश्चन देखो बुक का, देखो एग्जांपल 6 है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर लिखने से पहले एज यूजुअल डेटा कलेक्ट करो। डब्ल्यू बी कितना है 2 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना है 18 ग्राम जो कि वाटर है, लिख लेना चाहिए जो भी कुछ भी पता लगता है। क्या पूछा गया है, मास परसेंटेज सॉल्यूट की आपसे पूछी गई है। तो अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पता करना। तो ठीक, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से मार्क कर रहे हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे। सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, सॉल्यूट 2, सॉल्वेंट कितना 18 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 2/20 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 10% आ गया, ठीक है।
तो 10% मास परसेंटेज सॉल्यूट का इसमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram of NaOH in enough water to make 250 ml of solution। तो मैं आपको बता दूं मोलार मास NaOH का गिवन होगा जो कि 40 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, आंसर लिखने के लिए डेटा नोट करेंगे, वो तो कंपलसरी पार्ट है। तो मोलैरिटी तुमसे पूछी गई है पहली लाइन में, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। NaOH की बात हो रही है, NaOH आपका सॉल्यूट है। NaOH कितना है? 4 ग्राम है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, सॉल्यूशन कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना? 250 ml। तो आपको सीधे सीधे मोलैरिटी का फार्मूला लिखना चाहिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ml में है तो ऊपर 1000 लगा दो। ठीक है, तो चलो वैल्यू भरो। सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम। मोलार मास कितना है? 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 250 ml इंटू 1000। तो मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट कर लेना कितनी आती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू डैश मोल पर लीटर। ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने कहा इतना करके आओ, 3 में से 2.5 नंबर तुम्हें मिलेगा। वैसे तो ये आसान सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी। डेटा नोट करो भाई, इसका डेटा क्या है? 3m सॉल्यूशन। 3m सॉल्यूशन का मतलब 3 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम समझ गए 3m से, 1 लीटर में 3 मोल। ठीक, अच्छा NaCl की बात हो रही है, मोलार मास जो NaCl का है वो कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल ये गिवन होगा। और डेंसिटी जो सॉल्यूशन का गिवन है वो कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले तो ये देखो, मोलैलिटी पूछी गई है तो आपको मोलैलिटी के फार्मूले से ही शुरुआत करनी चाहिए। ठीक, तो चलो मोलैलिटी का फार्मूला लिखते हैं। मोलैलिटी, ठीक, फार्मूला है WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। जितनी वैल्यू पता है बेहिचक भरो। क्या पता है? अब देखो, ना मास पता है ना मोलार मास पता है, लेकिन इसकी जगह मोल्स तो पता है तुम्हें। कितने मोल हैं सॉल्यूट के? दिखाई दिए, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 3 मोल लिखा है ना, 3 मोल पर लीटर। तो सॉल्यूट के मोल डायरेक्ट मिल गए 3 मोल। सॉल्वेंट का मास मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो WA इन ग्राम यहाँ पर पता करते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब कैसे पता लगे सॉल्यूशन का मास और कैसे पता लगे सॉल्यूट का मास, दोनों चीजों को मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक, कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। और सॉल्यूशन कितना ml है? 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर है। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 1250 ग्राम। तो इसे तो चलो भर लो, 1250 ग्राम। अब क्या नहीं पता? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को 20 से लिख देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 3। दिख गए, 3 मोल पर लीटर था। और मोलार मास इसका कितना है? 58.5। तो जो सॉल्यूट का मास आ रहा है भाई, वो आ रहा है 175.5 ग्राम। इसको यहाँ रख दो, 175.5 ग्राम। तो देखो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया हमारा? 1074.5 ग्राम। अब इस वैल्यू को 1074.5 वैल्यू को कहाँ रख दो? यहाँ।
तो 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1074.5, तो मोलैलिटी यहाँ पर आ गई 2.79 मोल पर केजी। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है, मैं उसको और करा देता हूँ आज के लिए। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per ml and mass percentage of nitric acid is 69%। ठीक, ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले तो एज यूजुअल इसका डेटा नोट कर लो। डेटा में तुम्हें दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.41 ग्राम पर ml। ठीक, 69% HNO3 बाई मास है। देखेंगे अब इसका क्या करना है। और मोलार मास देखो, ये दिख ही रहा होगा तुम्हें, 63 ग्राम पर मोल। कंसंट्रेशन पूछी है मोल्स पर लीटर में, और दूसरी चीज अच्छा यही पूछा है, तो मोलैरिटी पूछी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। बताओ कितने ग्राम सॉल्यूट है। यहाँ तुम्हें 69% दे रखा है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, 69 ग्राम HNO3 सॉल्यूट और 31 ग्राम इसमें हो गया वाटर। तो W भी हो गया 69, मोलार मास है 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करना। ठीक, तो एक लाइन खींच लो, सब फार्मूला सदा राइट साइड में पता कर लिखना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, कैसे पता, 69% से पता है। डेंसिटी कितनी है, 1.41 ग्राम पर ml, तो ये आ गया तुम्हारा 70.92 ml। इस वैल्यू को 70.92 को 70.92 को यहाँ भर लो, तो मोलैरिटी जो आ रही है यहाँ पर आ रही है 15.44 मोल पर लीटर। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मोलैरिटी के बचे हुए क्वेश्चन करा दूंगा, और साथ साथ स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन, जिसे तुम स्टायोकायोमेट्री, स्टिचियोमेट्री कहते हो, उन्हें मैं करा दूंगा।